हेलो प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे बीपीटी की बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। भाई ट्राइंगल्स की फर्स्ट एक्सरसाइज हम कर चुके हैं विद इंट्रोडक्शन। जिसने नहीं देखा है जाके देख सकता है, वहां से आपका कॉन्सेप्ट बनेगा। तो आज बात करना है मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम जो इस चैप्टर में से है और हर हाल में इस बार स्टैंडर्ड के पेपर में तो जरूर पूछी जाएगी। अब बेसिक में आएगी कि नहीं आएगी, वी विल डिस्कस इट लेटर, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बीपीटी होती क्या है ना, इसके बारे में जान लेते हैं। भाई अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, है ना। देखो सीधी सी एक बात कहता है कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, उसमें मैंने एक लाइन जैसे ये डी है वो किसी तीसरी लाइन के पैरेलल खींच दी। तीन लाइन होती है ना ट्रायंगल के अंदर, एक तो ए बी हो गया, एक ए सी हो गया, एक बी सी हो गया। इस बी सी के पैरेलल मैंने एक लाइन बनाई जो कि है डीई। अगर कोई भी एक लाइन के पैरेलल मैं एक लाइन बनाऊंगा किसी ट्रायंगल के अंदर, तो वो जो बाकी दो साइड है ना, जैसे यहां ए बी और यहां ए सी, इन्हें सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। कौन? ये डीई। मतलब ए बी जो है वो ए डी और डी बी में टूट जाएगी, दो हिस्सों में टूट गई। इधर ए सी जो है वो ए ई और ई सी में टूट गई। तो इधर इनका जो रेशियो है और उनका रेशियो है आपस में इक्वल होगा। ये होती है बीपीटी। अच्छे से क्लियर हुई होगी। मतलब AD दैट इज AD अपॉन DB, इसका जो रेशियो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ये है आपकी बीपीटी। इसी को प्रूव करना है। स्टेटमेंट कैसे लिखोगे? देखो, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, जो मैंने बताया ये बनाई एक लाइन, इस लाइन के पैरेलल, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, इन दोनों साइड को अलग अलग पॉइंट में डिवाइड कर रहा है D और E। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो ये जो दोनों साइड है, इधर वाली और उधर वाली, ये सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। अब इसका प्रूफ बहुत सिंपल तरीके से, बहुत प्यारा सा मैं आप लोगों को समझाता हूं। तो एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले लिखना है गिवन। गिवन क्या है हमें? ये लाइन DE इज पैरेलल टू BC। पहले ये लिखना है गिवन D इज पैरेलल टू BC। फिर लिखना है टू प्रूव। क्या प्रूव करना है? AD ओवर DB इक्वल्स टू AC अपॉन AE अपॉन EC। ये लिखने के बाद फिर स्टार्ट करना है प्रूफ। यहां से ऐसे लिखोगे प्रूफ, लेकिन इसमें दो छोटे छोटे कंस्ट्रक्शन करने हैं। तो इसलिए सबसे पहले बताओगे आपने क्या कंस्ट्रक्शन किया है, उस कंस्ट्रक्शन को यहां लिखोगे। हमने क्या किया है? B को E से ज्वाइन किया है ऐसे, ठीक है। तो लिखो ज्वाइन B टू E, पहली चीज। और हमने C को D से ज्वाइन किया है एंड C टू D, ये लिख लिया। इसके बाद हमने यहां परपेंडिकुलर्स बनाए हैं। कैसे परपेंडिकुलर क्या होती है? कोई भी एक लाइन पे 90 डिग्री की जब कोई लाइन हम खींचते हैं उसे परपेंडिकुलर कहते हैं। तो इस लाइन पे मुझे एक परपेंडिकुलर बनाना है। किसके ऊपर? AB के ऊपर, इसके ऊपर। तो मैंने एक परपेंडिकुलर बनाया E टू M, ये 90 डिग्री, ये देखो मैंने 90 डिग्री का साइन भी लगाया। तो मैंने EM बनाया परपेंडिकुलर AB के ऊपर, EM परपेंडिकुलर टू AB। सिमिलर DN बनाया परपेंडिकुलर टू AC, DN परपेंडिकुलर टू AC। दो परपेंडिकुलर तैयार कर लिए। अब इसमें एक छोटी सी बात है वो समझो। अगर मैंने ये लाइन परपेंडिकुलर बनाई है इस पूरे के AB के, और बीच में एक लाइन है, यहां पे मैंने एक पॉइंट दे दिया C। अगर ये लाइन कहीं भी ऐसे डिवाइड हो गई दो पार्ट्स में, तो जो ये परपेंडिकुलर है ना, इस पार्ट के लिए भी रहेगा, इस पार्ट के लिए भी रहेगा और इस पूरे के लिए भी रहेगा। ये याद रखना है, क्योंकि ये इस पूरी लाइन का परपेंडिकुलर होता है। इसीलिए हमने लिखा है DN परपेंडिकुलर टू AC, DN परपेंडिकुलर टू AC। तो ये AE के लिए भी परपेंडिकुलर का काम करेगा, EC के लिए भी परपेंडिकुलर का काम करेगा और AC के लिए भी परपेंडिकुलर का काम करेगा। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो सोचते हैं कि यार ये परपेंडिकुलर तो AC का है, तो जहां भी AC का नाम आएगा सिर्फ वहीं हम इसको यूज कर सकते हैं। नहीं भाई, इसको हम AE के लिए भी यूज करेंगे, ये उसके लिए भी परपेंडिकुलर है, EC के लिए भी परपेंडिकुलर है और AC के लिए भी परपेंडिकुलर है। तो तीनों फॉर्म में हम इसे यूज कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब चलो स्टार्ट करते हैं इसको प्रूव करना। ये रेशियो लाना है हमें। कौन सा रेशियो? देख लो यहां ध्यान से, इसको अलग से हाईलाइट कर देता हूं। ये रेशियो बना के तैयार करना है हमें। अब इसको लाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा इसके अंदर वो समझते हैं। तो सबसे पहले एरिया निकालेंगे इस छोटे ट्राइंगल का। कौन सा ट्राइंगल? ADE। इस ट्राइंगल का आपको रेशियो निकालना है।
एरिया निकालना है, सॉरी। तो यहां लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, ए आर लिख देते हैं, खाली इतना काफी होता है, ए डी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इक्वल्स टू, किसी भी ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ये आप लोगों ने बचपन से पढ़ते आ रहे हो, उसी को यूज करेंगे। तो हाफ इंटू बेस। अब लेकिन बेस देखना है, कौन सा बेस लेना है। हर बच्चे को लगता है ये बेस होगा, भाई आपके पास अगर कोई भी एक ट्राइंगल है उसके लिए मुझे बेस चाहिए, तो ए का क्या नाम है, डी और ई। अगर मैं इसको बेस लूंगा तो मुझे ऐसी परपेंडिकुलर चाहिए, अगर मैं इसको बेस लूंगा तो मुझे ऐसी परपेंडिकुलर चाहिए, और मुझे इसको बेस लेना तो मुझे ऐसी एक परपेंडिकुलर चाहिए। तो इसका मतलब जिस लाइन का परपेंडिकुलर पता है उसको मैं बेस ले सकता हूं, नीचे वाले को ही हमेशा बेस नहीं लेना, मैं कोई सा भी ले सकता हूं। तो उसके लिए मुझे बस परपेंडिकुलर पता होनी चाहिए। अब जैसे मुझे इस लाइन का परपेंडिकुलर पता है, ईएम है, पता है ना, हमने ऊपर करा है ना, तो इसलिए इसे बेस लेंगे। हम क्या लिखेंगे, एडी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एडी की जो हाइट है वो ईएम है, आगे ना समझ, ये लिखना है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अब इसका एरिया दोबारा से निकालना है, इस वाले को बेस लेके, क्योंकि इसकी भी परपेंडिकुलर पता है, उसको भी लिख दो। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इक्वल्स टू हाफ इंटू क्या लिखेंगे, ए ई, इसको बेस लिया, और ए ई का हाइट क्या है, डीएन है, तो इसको यहां ऐसे लिखेंगे। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, और 1 इक्वल्स टू 2। अरे 1 2 के इक्वल क्यों होगी भाई, इस वाले से हमने क्या निकाला, इस ट्राइंगल का एरिया, ऊपर वाले का, है ना। किसका एरिया निकाल रहे हैं, एक बार थोड़ा सा हम इसको हाईलाइट करके देखेंगे, देखो समझना है इसको, है ना। ये वाला एरिया जो है, ये वाला ऊपर वाला जो हमने अभी ये देखा है, इसका एरिया निकाल रहे हैं हम, ठीक है। इसका एरिया निकाला है हमने, और ये वाला समझो इसका, है ना, बस इसका एरिया निकाला है। अब इसका एरिया इस वाली इक्वेशन से भी इसका एरिया निकला है, और इस वाली इक्वेशन से भी इसका एरिया निकला है। जब दोनों एरिया एक ही ट्राइंगल के हैं तो भाई इक्वल तो होंगे ही ना, तो इसलिए हम 1 इक्वल्स टू 2 लिख सकते हैं। यहां सीधी सी बात है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में इक्वल लिखेंगे, तो क्या होगा, ये होगा हाफ इंटू एडी इंटू ईएम इक्वल्स टू हाफ इंटू ए ई इंटू डीएन। इसको इक्वेशन 3 लिख के यहां छोड़ दो, ये इक्वेशन 3 आ गई। एक इक्वेशन मिल गई आपको, इसको यहीं छोड़ देंगे और इसको कर देंगे हाईलाइट, है ना। हाईलाइट करके इसे यहां छोड़ दो। ये हमने एक नई इक्वेशन बना के तैयार कर दी भाई, ये आपने यहां पे हाईलाइट भी कर ली, ये ठीक है। इसको करने के बाद अब आपने क्या करना है, यहां तक ले लेते हैं इसको, ठीक है। अब इसके बाद नीचे आओ। अब नीचे हमारे पास 2 ट्राइंगल्स हैं। कौन कौन से ट्राइंगल्स हैं, एक तो ये है डी बी ई, ये वाला ये, और एक ये है डी सी ई, ये 2 ट्राइंगल है मेरे पास। इन दोनों ट्राइंगल का एरिया भी आपस में इक्वल होगा, उसके लिए आप रीजन समझ लो। और जब ये इक्वल लिखोगे ना यहां दोनों को, तो यहां लिखना है एरिया ऑफ सेम ट्राइंगल, एरिया ऑफ सेम ट्राइंगल। अब एग्जाम में पूरे नंबर लेने हैं तो रीजन भी लिखना पड़ता है। अब ये दोनों ट्राइंगल इक्वल क्यों होंगे एरिया में, उसका रीजन होता है जब भी 2 ट्राइंगल सेम बेस पे हो। अब दोनों का बेस ये है, ये बेस मान लेता हूं, दोनों का बेस ये है, और बिटवीन सेम ट्राइंगल्स पैरेलल्स, बिटवीन सेम पैरेलल्स, डीई लाइन से बीसी लाइन तक दोनों आपस में पैरेलल के बीच में है। मतलब ये ट्राइंगल जो है ये आपका डीई बेस पे बना है, और डीई और बीसी पैरेलल के बीच में बना है। सेम डीसीई जो बना है वो डीई बेस पे बना है, और डीई और बीसी पैरेलल के बीच में बना है। जब 2 ट्राइंगल सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेलल्स होते हैं, उनके एरिया आपस में हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। ये रीजन होता है, उसको लिखेंगे यहां, उसको लिख के ही शो करेंगे, ठीक है। इसको हटा देते हैं यहां से। अब एक एक चीज को आराम से समझो आप लोग, ठीक है। ये यहां तक जिसको भी कोई डाउट आएगा ना, कमेंट करके पूछ सकते हैं भाई, ये तो इसके पैरेलल और ये इसके परपेंडिकुलर। तो हम यहां लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या, डीबीई, डीबीई इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखना है डीसीई,
DCE, यहां ब्रैकेट में लिखना है एरिया ऑफ ट्राइंगल्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर ऑलवेज इक्वल। एरिया ऑफ ट्राइंगल्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल। बस ये रीजन यहां देना जरूरी है, इसके बिना मार्क्स कट जाते हैं। तो इसका एरिया क्या होगा DBE का, हाफ इनटू, इसके लिए मैं इस वाले बेस को लेके चलूंगा क्योंकि इसकी परपेंडिकुलर मुझे पता है। इस वाले बेस पे नहीं निकालूंगा, इस पे निकाल लूंगा। अभी तो समझाया कि कोई भी ट्रायंगल का एरिया किसी भी बेस पे निकाल लो, सेम ही आएगा, बस परपेंडिकुलर पता होना चाहिए। तो DB का परपेंडिकुलर कौन है, EM। तो मैं यहां लिखूंगा हाफ इंटू DB, हाफ इंटू DB या BD जो भी लिखना है, इंटू EM इक्वल्स टू हाफ इंटू DCE। के लिए क्या लिखूंगा, DCE के लिए ये वाला बेस लूंगा, EC इंटू, इसके लिए हाइट क्या है, DN है। अब भाई ये इक्वेशन 4 लिख दो और थर्ड को 4 से डिवाइड कर दो, आ गया आंसर। यहां लिखेंगे डिवाइडिंग 3/4, 3/4। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू AD इंटू EM इक्वल्स टू हाफ इंटू AE इंटू DN अपॉन, यहां से उठाएंगे हाफ इंटू BD इंटू EM और यहां आएगा हाफ इंटू EC इंटू DN। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास जो भी चीजें कट रही है काट दो। DN से DN कट गया, हाफ से हाफ कट गया, EM से EM कट गया, हाफ से हाफ कट गया। क्या बचा है, यहां AD बचा है, अपॉन में क्या बचा है, BD बचा है। AD अपॉन BD इक्वल्स टू, यहां क्या बचा है, AE अपॉन में EC। ये देखो, यही तो प्रूव करना था, AD अपॉन DB। DB लिखो या BD लिखो, एक ही तो बात होती है। यहां पे मैंने BD लिख दिया, DB लिख दो, जो तुम्हारी मर्जी है ना। AE अपॉन EC, AE अपॉन EC, जो आपको प्रूव करना था हो गया, तो इसलिए यहां लिख दो प्रूव्ड। भैया ये है BPT का पूरा जो है सॉल्यूशन, जिससे आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, अब बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि वो या तो तैयार नहीं कर पाते या एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे करना क्या था। उसके लिए मैं अब आपको इसकी ट्रिक सिखाता हूं। जिसने ये कर लिया है, सीख लिया है, या अभी बाद में प्रैक्टिस करोगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी मैं ट्रिक सिखाने जा रहा हूं आप लोगों को। अब ट्रिक क्या लगानी है वो सीखना बड़े प्यार से, 1 सेकंड का काम है। आंसर ऐसे प्यार से सीखोगे जिसकी कुछ हद नहीं है। ठीक है भाई, ऐसी ट्रिक्स बस हमारे यही मिलेगी आपको, बहुत प्यारी प्यारी सी ट्रिक। अब देखो मैं क्या सिखाता हूं आपको, ये ऐसी चीज आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगी। आपको क्या प्रूव करना है ये तो आपको पता चली गया, ये तो थ्योरम से आप जान ही गए ना। तो आपको प्रूव करना है कि AD अपॉन BD इक्वल्स टू AE अपॉन EC। अब यहां जो कुछ आपने सीखा है वो पेपर में भूल गए सर क्या क्या करना था। ये तो पता है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स निकाला था, ट्राइंगल्स का एरिया तो याद है ना। तो यहां देखो AD से कौन सा ट्राइंगल बनता है, AD से ये वाला ट्राइंगल बनता है। तो इसे लिख दो ऊपर हाफ इंटू AD, और इसकी हाइट क्या है, हाफ इंटू बेस हाइट है EM अपॉन BD कहां आ रहा है, ये आ रहा है, हाफ इंटू BD। और BD की हाइट क्या है, ट्राइंगल छोड़ो दिमाग से निकाल दो, BD इस पूरी लाइन की हाइट क्या है, EM है, इक्वल्स टू AE कहां आ रहा है, ये आ रहा है। तो हाफ इंटू AE इंटू AE की हाइट क्या है, DN। ठीक है, और अपॉन में हाफ इंटू EC कहां रहा है, ये रहा है। कौन से ट्राइंगल में है, उसे छोड़ो, इसकी हाइट देखो बस कौन सी है, DN। ओ भाई आ गया ना, मतलब ये इससे आंसर आएगा। तो जो भी प्रूव करना है उसमें बस एरिया ऑफ ट्राइंगल देखो कैसे बनेगा उस लाइन पे, ये है। तो आपको एक ये अपॉन ये, तो इससे आपको आइडिया हो गया कि ये एरिया निकालना है इस ट्राइंगल का इस वाली लाइन से, और ये वाला निकलेगा इस वाले बेस से। ठीक है, आ गया ना। तो क्वेश्चन से आंसर पता चल गया, फिर तो आप फटाफट प्रूव कर दोगे। ये क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ दिस, तो लिख के एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसका एरिया इस बेस से ऐसे आएगा, इसका एरिया इस बेस से ऐसे आएगा, दोनों को डिवाइड करना है, कर दो, आ गया ना प्रूफ। तो ये है आपकी ट्रिक जो आप यूज करोगे अगर आप थ्योरम भूल जाते हो, प्रूफ कैसे कर सकते हैं। अब ट्राइंगल पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम के अंदर, एक तो हो गया प्रूफ, एक हो गया क्वेश्चन रिलेटेड टू बीपीटी।
अब क्वेश्चन रिलेटेड टू बीपीटी समझाता हूं आपको कैसे आते हैं, बड़े प्यार से समझना, बहुत आते हैं, हर बार ही आएगा। और मैक्सिमम टाइम तो क्या होता है ना, 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, उसमें से 3 नंबर तो होते हैं किसके, 3 नंबर तो होते हैं इसे प्रूव करने के, और 2 नंबर होते हैं एक न्यूमेरिकल दे देगा छोटा सा, उस न्यूमेरिकल को आपसे सोल्व करवा लेगा। जैसे अगर वो आपसे कहता है इसकी वैल्यू किसकी, एडी की वैल्यू x है, डीबी की वैल्यू x माइनस 4 है, AE की वैल्यू जो है वो लेट इट बी 12 और EC की वैल्यू लेट इट बी 8, ठीक है, ये दिया है। आपसे कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ AD, फाइंड द वैल्यू ऑफ DB, फाइंड द वैल्यू ऑफ AB। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले ना एक बात और समझ लो, हमने प्रूव किया है AD अपॉन DB इक्वल्स होता है AE अपॉन EC, ये प्रूव किया है। अब इससे अलग बेटा आप लोगों के यही रेशियो थोड़ी सी अलग तरीके से भी लग सकते हैं, वो क्या है कि AB के अपोन में AB, ये पूरा अगर मुझे लेना पड़ जाए तो इधर भी मैं AE लूंगा, जहां तक मैंने ये ऊपर वाला लिया है, और नीचे जो लिखूंगा वो पूरी वैल्यू लिखूंगा AC। मतलब इधर देखो, ऊपर वाले को नीचे से वाले से डिवाइड किया था, तो इधर भी ऊपर वाले को नीचे वाले से डिवाइड किया, ठीक है। अगर यहां ऊपर वाले को पूरे से डिवाइड किया है तो उधर भी ऊपर वाले को पूरे से डिवाइड करना पड़ेगा, रेशियो सेम तरीके से चलता रहेगा। ऐसे ही आप नीचे वाले को DB को डिवाइड कर सकते हो AB से, और यहां EC को फिर डिवाइड करना पड़ेगा आपको AC से, ऐसे भी लगेगा ये, ठीक है। अब न्यूमेरिकल जो इस पे बनता है वो मैं आपको करके दिखाता हूं। हमें बीपीटी क्या कहता है, बीपीटी कहता है इन दोनों का रेशियो मींस x डिवाइडेड बाई x माइनस 4 इक्वल होगा इन दोनों के रेशियो के, तो 12 डिवाइडेड बाई 8। तो जब आपको ऐसे दिया, यहां से हम सोल्व करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे। 4 से काट दो, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8। अब x बाई x माइनस 4 इक्वल्स टू 3 बाई 2, ये इधर आएगा, ये उधर जाएगा, तो इट विल बी 2x 3 इंटू x माइनस 4, इट विल बी 2x इक्वल्स टू 3x माइनस 12, तो ये इधर ले आओ, 12 इधर आ जाएगा, 3x 12, 2x उधर जाएगा, 12 इक्वल्स टू x। x की वैल्यू क्या आई है, 12 आई है, और x कहां तक दिया हुआ है, यहां तक, तो मैं इसे 12 लिख सकता हूं। तो यहां क्या आएगा, 12 माइनस 4 दैट इज 8, है ना, आ गया ना सेम रेशियो। तो ऐसे होता है भाई, ऐसे वैल्यू है, तो मतलब x में कुछ भी वो आपको घुमा के दे देगा और आपसे वैल्यू पूछ लेगा। अब इसी से अलग बिल्कुल सीधा क्वेश्चन में पूछ लेगा, वो सीधा क्वेश्चन में दिखाता हूं आपको। जैसे यहां 12, यहां 8, यहां आपको मान लिया दे दिया 4, आपसे पूछा यहां कितना आएगा, मतलब AD की वैल्यू पूछी आपसे कितनी होगी, ये 4 है, ये 8 है, इन दोनों का डायरेक्ट रेशियो देख लो क्या है, 4 का डबल होता है 8, इट मींस जो इधर वैल्यू है इसकी हाफ है, इसकी हाफ है, 8 का हाफ है, दैट इज 4। तो इधर वाली जो वैल्यू आएगी वो 12 का हाफ आएगा, 12 का हाफ कर दो दैट इज 6, तो ये 6 आ गया। ऐसा जो भी क्वेश्चन होता है वो MCQ में आता है, और x वाला जो भी क्वेश्चन मैंने अभी बताया था वो सारे क्वेश्चन होते हैं 2 नंबर में, तो उसमें सोल्व करके दिखाना है। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट में बताना भाई, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और देखो आप लोग रेगुलरली क्लासेस करेंगे तो यू कैन स्कोर फुल मार्क्स इन मैथमेटिक्स। वी विल कवर NCERT, साथ में आपका RS अग्रवाल, और आपके NCERT एग्जाम्पलर के अच्छे अच्छे क्वेश्चन, और जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं वो सारे, लेकिन NCERT कंप्लीट होने के बाद। अब चैप्टर वाइज में कराता रहूंगा। कल फिर मिलेंगे नई ट्रिक्स और क्वेश्चंस के साथ, जो कि होगी नेक्स्ट एक्सरसाइज बेस्ड ऑन BPT। थैंक यू।